खरीफ बुआई के ताज़ा आंकड़े आ गए हैं और ऑलमोस्ट खरीफ की बुआई कंप्लीट हो गई है देश भर में। और ओवरऑल जो डेटा आए हैं अब तक के, उसके मुताबिक लास्ट ईयर के मुकाबले खरीफ की बुआई करीब करीब 2% बढ़ी है और 1092 लाख हेक्टेयर में के आसपास जो है खरीफ की टोटल बुआई हुई है। सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी पल्सेस की बुआई में हुई है, जो 7.5% बढ़ी है कंपेयर टू लास्ट ईयर। इसके अलावा धान की बुआई 4% बढ़ी है और कॉटन की बुआई में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है 9% की। अब सवाल यह है कि जो बुआई के ताज़ा आंकड़े हैं, इसको देखने के बाद सप्लाई को लेकर क्या सिचुएशन बनने वाला है, महंगाई के फ्रंट पर क्या कितनी राहत मिल सकती है, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ सिराज हुसैन साहब हैं, फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी। सिराज जी, बहुत स्वागत है सर आपका। मेरा पहला सवाल आपसे होगा, पल्सेस की सोइंग के आंकड़ों पर सबसे ज़्यादा बढ़ी है, ऑलमोस्ट 7.5% की बढ़ोतरी हुई है पल्सेस की सोइंग में। क्या आपको लगता है कि इतनी बढ़ोतरी जो अभी सप्लाई को लेकर कंसर्न है, उसको दूर करने के लिए पर्याप्त है? देखिए, ये बहुत अच्छी खबर है कि किसानों ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिछले 2 सालों में दालों के दाम काफ़ी ऊँचे रहे हैं, उन्होंने दालों का एरिया बढ़ा दिया। अब इसमें तूर का एरिया भी बढ़ा, मसूर का एरिया भी बढ़ा, उड़द का एरिया भी बढ़ा। तो ये बहुत अच्छी खबर है और किसानों ने तो अपना काम कर दिया। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि जब भी बहुत अच्छी फसल होती है और वो मार्केट में एक ही टाइम पे उसके अराइवल होते हैं, तो अक्सर हमने देखा है कि दाम गिर जाते हैं। तो वो दाम गिरे ना और स्टेबिलिटी मार्केट में रहे, इसलिए सरकार को उसके लिए थोड़ी-सी तैयारी करनी होगी कि अगर कोई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर दाम गिर रहे हैं एमएसपी के नीचे, तो एमएसपी को प्रोटेक्ट किया जाए। सर, प्रोटेक्ट कोई तरीका बताएंगे, सुझाएंगे? देखिए, कर्नाटक में ज़्यादा तूर की बुआई होती है, महाराष्ट्र में ज़्यादा होती है, मध्य प्रदेश, ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पल्सेस का एरिया काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि रेन फेड एरियाज़ हैं, इस साल अच्छी बारिश हुई है, बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन बाय एंड लार्ज अच्छा रहा है। तो ये ज़रूरी है कि इन एरियाज़ में प्राइसेस को वॉच किया जाए, जो कि भारत सरकार ज़रूर कर रही होगी, एग्मार्कनेट पोर्टल के थ्रू प्राइसेस मंडियों के राज्य सरकारों के पास भी और स्टेट गवर्नमेंट के पास भी आते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कहीं ऐसे कोई ट्रेंड दिखाई देते हैं कि दाम एमएसपी के नीचे जा रहे हैं, तो जरूर एक्शन लेना चाहिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोयाबीन के दाम 10 साल में जो पहले दाम थे 10 साल पहले वही अब हैं। तो इसलिए थोड़ी सी कॉशन की जरूरत है। बिल्कुल, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। आप चूँकि आपने सोयाबीन का जिक्र किया और ये हमारी मुहिम भी है सोयाबीन की, कि कैसे जो है सोयाबीन फार्मर को अच्छा प्राइस दिलाया जाए, क्योंकि दाम एमएसपी के मुकाबले 500-600 रुपये प्रति क्विंटल नीचे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब नई क्रॉप की अराइवल शुरू होगी नेक्स्ट मंथ से, तो बहुत ज़रूरी है कि वक्त रहते कदम उठाए जाएं। तो आपके हिसाब से सर, चूँकि तिलहन की बुआई भी ठीक ठाक हुई है, सोयाबीन की खेती बुआई भी अच्छी हुई है और फसल भी अच्छी है, मैं खुद फील्ड में देख के आया हूँ। तो आप ज़रा बताइए सर कि सोयाबीन फार्मर को अच्छा भाव दिलाने के लिए इस वक्त तत्काल प्रभाव से, लॉन्ग टर्म तो अलग अलग वजह हो सकते हैं, मतलब अलग अलग स्टेप्स हो सकते हैं, बट तत्काल जो है फौरी तौर पे क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, फौरी तौर पे काफी अरसे से सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन और बाकी एक्सपर्ट्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा जो इम्पोर्टेड ऑयल का ड्यूटी स्ट्रक्चर है उसमें तब्दीली करने की जरूरत है। आप देखिए कि पाम ऑयल इंडिया में 0 ड्यूटी पे आ रहा है, सिर्फ 5.5% का उस पे उसके ऊपर सेस है। तो अगर कंज्यूमर इन्फ्लेशन से बचने के लिए गवर्नमेंट ने किसी वक्त ये कदम उठाया था कि पाम ऑयल का सस्ता इंपोर्ट होना चाहिए देश में, तो अब वक्त आ गया है कि गवर्नमेंट उस डिसीजन को फौरन रिव्यू करे और पाम ऑयल की ड्यूटी बढ़ाए, जिससे कि सोयाबीन के दाम प्रोटेक्ट हो सके। हमने देखा कि सिर्फ सोयाबीन नहीं बल्कि सरसों की भी जब फसल आई थी फरवरी मार्च में अप्रैल में, तो भी सरसों के दाम एमएसपी से नीचे गिरे थे। हम समझते हैं कि इनको प्रोटेक्ट करना, इसके एमएसपी को प्रोटेक्ट करना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि आप तकरीबन 55% एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो अगर किसान उसका क्यू लेकर और उसका सिग्नल लेकर अपना एरिया बढ़ाते हैं, तो उनको कम से कम एमएसपी तो मिलना ही चाहिए। आपका तो इतना एक्सपीरियंस है, मैं अभी अभी इसके ऊपर बड़ी डिबेट है। जब से हमने ये मुहिम शुरू की है, तो अलग अलग एक्सपर्ट का हम इंटरव्यू भी कर रहे हैं। अब इसमें एक बड़ा सुझाव ये आ रहा है कि इस वक्त तत्काल प्रभाव से एडिबल ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देनी चाहिए।
है ना, और ताकि एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट पड़े। कुछ लोग कह रहे हैं कि भावांतर योजना जो है एमपी में लागू कर देनी चाहिए। अभी आप देखिए सरकार ने डिक्लेयर भी किया है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के लिए, एमपी के लिए भी उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में अनाउंसमेंट हो जाएंगे एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट के। आपके हिसाब से सबसे इफेक्टिव मेजर इस वक्त क्या होगा सर? देखिए, भावांतर उन स्टेट्स में कामयाब हो सकता है जहां पर मंडी के अराइवल्स अच्छी तरह रिकॉर्ड होते हैं। हमने भावांतर जो मध्य प्रदेश में हुआ था उस पर एक पेपर भी लिखा था, और उसमें हमने ये पाया था कि स्टेट गवर्नमेंट को करीब 785 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, क्योंकि वो थोड़ी सी गेमिंग उसमें हो गई। अभी पिछले 2-3 दिन में भी एक जो जर्नलिस्ट है जल्ली हाल, उन्होंने बड़ी अच्छी रिपोर्ट पब्लिश करी है। आपके व्यूअर्स अगर उसको देख लें तो उसमें उनको मालूम हो जाएगा कि भावांतर स्कीम में किस तरह के एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिपेंसी सामने आई थी। हम समझते हैं कि कम से कम कुछ इलाकों में और शुरू में एमएसपी को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर ज़रूरी हो तो गवर्नमेंट इसका प्रोक्योरमेंट भी करे और ड्यूटी उसके साथ-साथ बढ़ाए, जिससे कि इंपोर्टेड पाम ऑयल के दाम थोड़ा-सा बढ़ सकें। तो और अगर कहीं एपीएमसी में अच्छी तरह अराइवल्स होते हैं, किसानों का रजिस्ट्रेशन अच्छा है, तो वहाँ भावांतर भी लागू किया जा सकता है। तो सर मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि आपने बहुत ग्राउंड पे भी काम किया है, इस वक्त सबसे कारगर कदम कौन सा होगा सर? क्योंकि वक्त बहुत कम है हमारे पास, है ना, और जब नई अराइवल शुरू हो जाएगी तो सबसे इफेक्टिव, सबसे कारगर कदम आपको इस वक्त एक अगर कोई पूछा जाए आपसे तो आप क्या बताएंगे सर? देखिए, सबसे आसान जो कदम है वो तो ड्यूटी बढ़ाने का है, क्योंकि एक अपार्ट ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर उसको चेयर करते हैं। वो अगर रिकमेंड कर दे, उसमें कॉमर्स मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर उसके मेंबर हैं, तो वो फौरन ये डिसीजन ले सकते हैं कि हम इस पर ड्यूटी बढ़ाएंगे। और अब क्योंकि फूड इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा काबू में आ रहा है, वेजिटेबल इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है, हमारी खरीफ की क्रॉप भी अच्छी है, तो हम समझते हैं कि इसमें फौरन डिसीजन लेना चाहिए। और ये इस तरह का फैसला सिर्फ सोयाबीन में नहीं चाहिए, ऑयल सीड में नहीं चाहिए, राइस में भी चाहिए। राइस में आप भी चाहिए। देखिए कि राइस में भी हम्म। जो गवर्नमेंट ने बैन लगाया था तमाम तरह के राइस के एक्सपोर्ट्स पे, उसको हटाने की जरूरत है, उसको ईज करने की जरूरत है। राइट सर। शुगर में भी गवर्नमेंट को जरूरत है कि शुगर का एक्सपोर्ट थोड़ा सा अलाउ करे। ये आपने अच्छा कहा कि ये सिर्फ सोयाबीन में नहीं बाकी क्रॉप में भी होना चाहिए। आपने आपने बाकी क्रॉप का जिक्र किया। जो धान की बुआई के आंकड़े हैं वो हमारे पास ये हैं कि 4% कंपेयर टू लास्ट ईयर धान की बुआई बढ़ी है, और उसमें भी बासमती के बारे में कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा प्रोडक्शन होने वाला है। तो सर आप जरा बताइए, क्योंकि बासमती के जो ट्रेडर हैं, एक्सपोर्टर हैं, वो डिमांड कर रहे हैं कि जो एमईपी है उसको कम कर दिया जाए, मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को। आप एग्री करते हैं कि इस वक्त कम कर देना चाहिए? हम एग्री करते हैं। देखिए, क्योंकि हमारा जो कॉम्पिटिटर है बासमती एक्सपोर्ट में, वो पाकिस्तान है। हम्म। वो हमसे कम प्राइस पे, असल में बासमती की भी कई सारी वैरायटीज होती हैं, हम्म। तो कुछ वैरायटीज बासमती की इंडिया के एमईपी से कम प्राइस पे पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही है। हालांकि हम्म। पाकिस्तान में फर्टिलाइजर सब्सिडी नहीं है, उनके यहाँ बिजली भी फ्री नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो हमसे कम प्राइस पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम हम्म। समझते हैं कि इसको घटाने की जरूरत है, और न सिर्फ बासमती बल्कि नॉन बासमती राइस पे भी जो रेस्ट्रिक्शंस हैं। आप हम्म। देखिए कि उसका एक्सपोर्ट कैनलाइज्ड है, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड उसको चैनलाइज कर रही है। वो किस कंट्री में जा रहा है, उस कंट्री में अराइवल रिकॉर्ड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। हम नहीं समझते कि इसके कैनलाइजेशन की अब जरूरत है। अच्छा, अब एक सवाल सर शुगर पे, आपने शुगर का जिक्र किया, और जो चीनी कंपनियां हैं, जो शुगर इंडस्ट्री के लोग हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार की क्रॉप बहुत अच्छी है, लिहाजा हमारे पास बहुत सरप्लस होगा। 9 मिलियन टन के आसपास का सरप्लस तो इसमा बता रहा है। तो उनकी ये डिमांड है कि एक्सपोर्ट को ओपन किया जाए, लेकिन हमें ये खबर मिल रही है कि शायद सरकार अभी एक्सपोर्ट को लेकर बहुत ज़्यादा ओपन अप ना हो, अभी बहुत ना खुले, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। आपके हिसाब से क्या एथेनॉल में डाइवर्जन के बाद शुगर एक्सपोर्ट करना ठीक रहेगा, करना चाहिए आपके हिसाब से अलाउ? हमारा तो इसमें ये मानना है कि अलाउ कर देना चाहिए। हम्म। आप 10 लाख टन नहीं अलाउ करें तो 5 लाख टन अलाउ कर दें। देखिए, हमारा जो तजर्बा है मिनिस्ट्री का, वो ये बताता है हम्म। कि जब भी दाम बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट की रेस्ट्रिक्शंस बहुत जल्दी आती हैं, तेजी हम्म। से वो रेस्ट्रिक्शंस आती हैं, और हम्म। वो किसानों पे उसका बर्डन पड़ता है। हम्म। लेकिन जब दाम गिरते हैं और एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी होती है, ये हम्म। हमने पहले भी देखा था यूपीए के पीरियड में। हम्म। वो 28 का एक्सपोर्ट बैन था, उसपे से बैन को हटाने में कई साल निकल गए। तो हम्म। ये डिसीजन वक्त पर अगर आप नहीं लेते हैं तो ग्लोबल प्राइसेस का भी जो फायदा हो जाता है हायर प्राइसेस का, वो भी हम लूज कर जाते हैं। हम समझते हैं कि शुगर कभी एक्सपोर्ट 5 लाख टन का एक्सपोर्ट तो अलाउ करें, क्योंकि एक्सपोर्ट भी एक दिन में नहीं होता है।
उसके लिए भी हमारी कंपनीज वहां पर मार्केट एक्सप्लोर करती हैं। हमें तमाम तरह की बॉटलनेक्स आती हैं पोर्ट पे और शिप वगैरह बुकिंग करने में, तो अलाउ होना चाहिए। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत डिटेल में पल्सेस, ऑयल सीड और शुगर के ऊपर बात करने के लिए कि जो खरीफ की जो बुआई हुई है, जो आंकड़े आए हैं उसके बाद का डिसीजन क्या होना चाहिए, ये डिटेल में बताने के लिए, समझाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।